हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, जिसको लिखा है समीर सोनी ने। तो अगर आपको नाम से ना स्ट्राइक किया हो समीर सोनी कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बागबान में, विवाह में एक्टिंग करी हुई है, इन्होंने बिग बॉस में भी आ चुके हैं। और समीर सोनी एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनको मैंने थोड़ा बहुत तो फॉलो किया है अपने लाइफ में, एंड मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो जब ये किताब आई तो आई गॉट वेरी excited that Samir Soni has written a book, and when I got to know about it, that it's about his mental health concerns that he went through at one point of time in his life, and he has shared something that he has written in his personal diary during that phase. I got very excited about this book, and because I was also going through something similar at that point of time, I got this book, and I'm very happy that I'm done reading this book and got to know that almost every person goes through the same cycle when something like depression or mental health issue hits them. This book is of around 190 pages और इसके अंदर पर्सनल डायरीज जो समीर सोनी ने मेंटेन करी हुई थी अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के टाइम पे, वो उन्होंने शेयर की हुई हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने डेट्स ही मेंशन किया हुआ है, उन्होंने ईयर नहीं बताया है। कि तो पहले बहुत टाइम तक तो मुझे लगता रहा कि ये 2004 से लेकर 2005 की कहानी है, बट देन कभी कभी ऐसा लगा कि शायद ये 2011-2012 की कहानी है। तो मुझे लगता है एक इंटेंशन की ऑथर ने क्यों साल नहीं बताया वो इसके लिए, क्योंकि फिर हम लोग समीर सोनी के लाइफ में घुसने लगते हैं कि चलो देखते हैं 2004, 2005 या 2011, 2012 के टाइम पे वो क्या काम कर रहे थे, उनकी कुछ वीडियो स्टडी करने की कोशिश करते। तो इट वुड हैव बिकम मोर अबाउट समीर सोनी देन दी पॉइंट्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक इन दिस बुक। तो इवन दो उन्होंने वो तो नहीं किया, बट उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत से मिथ बस्ट किए। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी बातें करी जो एक बंदा महसूस करता है जब वो एक मेंटल हेल्थ के थ्रू गुजर रहा होता है। और इस किताब में बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स भी लिखी हैं समीर ने। तो कई पोएम्स तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि समीर ने खुद नहीं लिखी होगी, वो इतनी सुंदर हैं। मतलब एक रेगुलर पोएट भी उतनी अच्छी पोएम नहीं लिख सकता कभी कुछ पोएम्स तो उतनी परफेक्ट और उतनी अच्छी हैं। एंड जैसे कि इस किताब में लिखा हुआ है कि इट्स अ डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो जनरली इंट्रोवर्ट लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपने आप को खोलने में लोगों के सामने, एंड आई कैन अंडरस्टैंड समीर सोनी कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज उनको भी हमने बहुत ज़्यादा कभी इंटरव्यूज़ में या इस तरीके के शोज़ में देखा नहीं है जहाँ पे वो कुछ कंट्रोवर्सीज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो। काफ़ी शांत प्रभाव के आदमी हैं। तो जब आप ये किताब पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वो किस जोन से गुजर रहे थे, और आपको समझ में आता है कि आदमी कितना अकेला था उस समय, क्योंकि वो किसी और से बात नहीं कर रहा, वो किसी का नाम भी यूज़ नहीं कर रहा। वो या तो अपने आप को लेटर्स लिख रहा है, या तो गॉड को लिख रहा है, या तो यूनिवर्स को लिख रहा है। तो आप अकेलापन महसूस कर सकते हो जब जब उन्होंने इस चीज़ का वर्णन करा है, और जब जब एक एक लेटर उन्होंने हमारे सामने रखा है। और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो अपने क्लोजेट से बाहर आए और अपनी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें ऐसा किताब पब्लिश कर दे। क्योंकि मैं खुद ब्लॉग लिख रहा हूँ पिछले 11-12 साल से, और जब जब मैं अपने किसी वल्नरेबल स्टेज में होता हूँ और मैं सोचता हूँ क्या मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ, तो जनरली मैं नहीं कर पाता, या कई बार सोचता हूँ करने से पहले। और समीर सोनी ऐसे सेलिब्रिटी अगर वो बोलते हैं पहली बात कि मैं मेंटल हेल्थ के थ्रू जा चुका हूँ, और फिर वो उस टाइम की अपने सबसे वैल्यूएबल चीज़ों को अगर हमारे सामने रखते हैं तो कितना मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत श्रेय जाता है कि उन्होंने जो ये करने की कोशिश करी वो बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हो इंस्पिरेशन है फॉर मैनी पीपल, जो आके सामने बताते नहीं है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जनरली लोगों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, मनी है, सक्सेस है, उन लोगों के साथ ऐसा कहाँ होता होगा। लेकिन इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से समीर सोनी बताते हैं कि अगर आपका दिमाग यहाँ वहाँ वांडर हो रहा है, अगर वो अपने सही जगह पे नहीं है, अगर वो आपको शांति नहीं दे पा रहा है, तो चाहे कितनी ही स्पॉटलाइटें आपके ऊपर क्यों ना हो जाएं, आप कितने ही अवार्ड क्यों ना जीत लें, कितने ही बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना है, कितनी बड़ी कार क्यों ना है आपके पास, इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक अलग ही लेवल पर झूझ रहे होते हो और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है उस समय। सिमिलरली ऑथर बताते हैं कि कितने बार वो लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं वीकेंड के दिन, जब वो चाह रहे होते हैं कि वीकेंड पे कोई तो हो उनके साथ, लेकिन कोई नहीं होता जिसको वो कॉल कर सकें या उनको बुला सके या कहीं जा सकें। और मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, बिकॉज़ मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, और कितना मुश्किल होता है वीकेंड पे ऐसी जगहों पे अकेले रहना या अकेला महसूस करना खुद को, जहाँ पे बाकी सभी लोग साथ में पार्टी कर रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, हाउस पार्टी कर रहे हैं, जेल आउट कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी तरीके से ऑथर ने ये चीज़ भी बताने की कोशिश करी है कि कितना मुश्किल हो जाता है ये फेस भी।
और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में ऑथर ने अकेलेपन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है, मतलब समझाने की कोशिश की है कि अकेलापन क्या होता है। जनरली कुछ लोग ये महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा बहुत उनके इतने सर्कल्स ऑफ फ्रेंड होते हैं, इतने ग्रुप्स होते हैं कि जब उनके सामने कोई अकेलेपन की बात करता है तो समझ ही नहीं पाते कि बात किस बारे में हो रही है। पर ऑथर ने समझाने की कोशिश की है कि अकेलापन क्या होता है। एक अलग पर्सपेक्टिव भी उन्होंने दिया जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक 5 साल का इंसान होता है जो कभी 5 साल से ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं, जिसके साथ हम बात करते हैं अपने मन में। और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाया क्योंकि मैं अपने आप से बहुत बातें करता हूँ। तो मैं ये एहसास करता हूँ कि यार मैं जब छोटा था, मैं जिस बंदे से अंदर बात करता था वो बंदा आज भी उतना ही छोटा है, वो मुझसे उसी तरीके से बात कर रहा है, वो मैच्योर नहीं हुआ। और जो कि हमको बताता है कि हमारे अंदर एक किड वर्जन हमेशा ज़िंदा रहता है और हमें हमेशा उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बहुत प्यारी बातें बहुत नादानी तरीके से करता है, लेकिन हम जनरली इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे यार हम ऐसे इतने मैच्योर नहीं हुए हैं अभी कि हम ये सब चीज़ें समझ सकें। बट वो कॉलिंग भी कहीं ना कहीं हमको सुननी चाहिए। ऑथर ने इसी तरीके से बाकी कई एस्पेक्ट के बारे में बात किया है, जैसे कि हम कितने टेम्प्ट हो जाते हैं लोगों से वैलिडेशन लेने के लिए, राइट, कि मैं सुंदर हूँ या मैं अच्छा दिखता हूँ या मैं बहुत सही हूँ। हम चाहते हैं दूसरे बोले तभी हम मानते हैं, तो बताते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम वैलिडेशन के कारण ही आधे से ज़्यादा समय दुखी रह जाते हैं। ऐसे वो कई और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डर के बारे में, उम्मीद के बारे में, एक लॉन्गिंगनेस की मुझे कोई चाहिए उसके बारे में, इंसोम्निया जब नींद नहीं आती लोगों को, इल्यूजन जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं है और सिर्फ वो हमारे मन का वहम होता है, रियलिटी, सक्सेस एक्चुअली क्या है वो उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है पैसा, फेम, यही सब सक्सेस है, लेकिन ऑथर उसके एक और लेवल डीपर जाके समझाने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस क्या है। देन रिजेक्शन, हम लोग रिजेक्शन से कितना इफेक्ट होते हैं, इसको ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि रिजेक्शन हमको कितना इफेक्ट कर सकता है अगर हम उसको सही तरीके से ना लें। सो डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पार्ट जो इस किताब में कई बार उन्होंने रिपीटेडली समझाने की कोशिश करी है। फिर करियर जॉब में जब टफ टाइम्स आता है तब कितना मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए, डाइवोर्स हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डैट इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी बिग फेज इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इनसिक्योरिटीज़, शादियाँ कितना मुश्किल होता है कि एक शादी चलाना, फिर शादी में अपने खुद के इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो इस किताब में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको ऑथर ने पर्पसली डाला है टू मेक इट मोर रिलायबल और रेफरेंस ओरिएंटेड, बट बिकॉज ये एक सही जगह से आते हैं, एक प्योर जगह से आ रहे हैं उनके, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और कहीं पे भी ये फोर्सिबली एडेड नहीं लगते हैं। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा दैट बिफोर पिकिंग दिस बुक आप इसको तभी पढ़ें तो या तो आप अपनी रिकवरी फेज़ के ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे हैं जहाँ आपको पता है कि नाउ यू आर एबल टू डील विद दिस इमोशंस, तब आप इसको पढ़ें बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट एंड यू वुड फील कि हाँ यार मैं भी इससे गो थ्रू हो चुका हूँ और अब मैं इसके बाहर आ रहा हूँ। सो डैट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रीड इट, और यू हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन पास्ट, so that will not affect you and you will just remember the one of the worst phases of your life and you will thank God, be gratitude towards कि आपको इन सब से बाहर लाया इस दुनिया ने, यूनिवर्स ने। लेकिन if you have just started feeling something like depression or you are in depression in the middle of it and you don't know what to do, please don't pick this book because this does not serve you any solution, और maybe आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएं इससे, क्योंकि ये किताब आपको और अंदर लेके जा सकती है और विचलित कर सकती है, क्योंकि ये एक्जैक्टली क्रूड वे में लिखी हुई है जो आदमी फील कर रहा होता है। इट इज़ जस्ट अबाउट द फीलिंग यू फील। सो आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट यू नीड डबल डोज ऑफ दोज फीलिंग्स बाय रीडिंग दिस बुक। सो रीड इट ओनली व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट लेग ऑफ योर रिकवरी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स, तो ऑथर ने मोस्टली ये बात की गई है दैट व्हाट ही इज़ फीलिंग, व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड कितना उनको डर लग रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में बात की है। पर उन्होंने इसको कैसे ओवरकम किया, इन सब इश्यूज़ को, उनका रिकवरी मेथोडोलॉजी क्या था, वो कैसे इन सब से बाहर आ पाए, क्या उन्होंने एक थेरेपिस्ट किया या क्या उन्होंने सब खुद से ही कर लिया, ये सब चीज़ों के बारे में हमको पता ही नहीं चलता। हम समझ ही नहीं पाते कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। हम इस सिचुएशन को तो समझ पाते हैं जिसमें वो थे, पर कैसे बचे उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑथर एंड में या कहीं तो किसी तरीके से हमको ये समझा सकते थे कि ये किस तरीके से उन्होंने खुद को इस फेज से बाहर लेके आया, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, ना कि वो क्या फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फीलिंग ऑल ऑफ इट। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि ऑथर ने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं, पर वो फीलिंग कहाँ से जनरेट हुई
ऐसा क्या हुआ था या ऐसा क्या हो रहा था उनके साथ कि उन्होंने वो चैप्टर लिखा, इसकी भी पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो कुछ चैप्टर्स तो आपको लगता है कि चलो जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो उनसे, यू जस्ट कांट फील इट और यू कांट फील द पर्सन अबाउट इट हु इज़ राइटिंग इट। लास्टली मैं बोलूँगा कि जब भी कोई एक सेलिब्रिटी किताब लिखता है तो अ रीडर वांट्स टू मीट दैट सेलिब्रिटी थ्रू द बुक और थ्रू देयर पीस ऑफ वर्क। तो अगर मैं अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देखने जाता हूँ तो मैं अमिताभ बच्चन से भी मिलना चाह रहा होता हूँ। अब अगर मुझे पता चले कि वो 5-10 मिनट के लिए आए एंड देन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ हिम, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अधूरापन महसूस होता है। यहाँ पे भी समीर सोनी की अपनी एक फ़ैन बेस है, वो शायद से समीर सोनी के लिए किताब उठाएं, या जैसे मुझे ही पकड़ लें, मुझे उस अच्छे एक इंसान लगते हैं हमेशा से, तो मैं चाहता था कि मेरे को समीर सोनी का भी एक साइड मिले, पर हमको वो कहीं नहीं मिलता। हमको एक इंट्रोवर्ट बंदे की फीलिंग्स के साथ वाकिफ़ होते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है, लेकिन समीर सोनी वाला एस्पेक्ट इसके अंदर बिल्कुल मिसिंग है। हाँ, उन्होंने कुछ स्टोरीज अपनी ज़रूर बताई हैं बीच बीच में, बट डैट डज नॉट सर्व द कंप्लीट पर्पस अबाउट द इशू। थोड़ा और होता तो थोड़ा और मज़ा आता। उनको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए थी कि अपनी पर्सनैलिटी से भी हमको मीट कराएं और ना कि सिर्फ इस इशू के साथ, बट मे बी बिकॉज ही वांटेड टू सर्व अ हायर पर्पस ही डिड दैट, बट आई थिंक वी वांटेड मोर ऑफ समीर सोनी इन द बुक। ओवरऑल बोलूँ तो ये बहुत ही फ्रेश अटैम्प्ट है। ऐसा बुक मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, कैसे लोग उससे गुजर रहे हैं उसके बारे में, बट ऐसा कभी नहीं पढ़ा जैसा इस किताब में लिखा है, जहाँ पे बंदे ने अपनी पर्सनल डायरी ही शेयर कर दी हो। इस किताब में बहुत सुंदर कोट्स हैं, बहुत सुंदर पोएम्स हैं, प्रोजेस हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी हैं। आपको इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको वन सिटिंग में ही पढ़ सकते हो। दो मुझे थोड़ा टाइम लगा बिकॉज जैसे कि मैंने कहा मैं खुद उस फेज़ में था जब मैंने ये किताब पढ़ी, तो इट टुक मी सम टाइम बिकॉज मेरे को ग्रैस्प करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज दैट इज व्हाई आई गिव दैट पर्सनल सजेशन सम टाइम्स बैक। तो या अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट भी हैं और अगर आप इस चीज़ के साथ गो थ्रू कर चुके हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। कुल मिला के मैं इस किताब को दूंगा 3.75 स्टार्स और मैं कहूँगा इसको ज़रूर पढ़ें, और ताकि आप और समझ पाएँ कि एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है जिस समय वो अपने बाहर तो सब सही दिख रहा होता है लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या तूफ़ान छाया होता है वो आपको इस किताब से पूरे तरीके से पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।